कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में लोहे के एक छोटे से टुकड़े ने कैसे पूरे समाज का नक्शा बदल दिया, या वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने साधारण कबीलों को बड़े बड़े राज्यों में तब्दील कर दिया? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही रोमांचक, उथल-पुथल भरे मोड़ पर गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा दौर जिसने आने वाले भारत की नींव रखी, उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। बिल्कुल, और हमारी ये चर्चा आधारित है प्राचीन भारत के इतिहास की जानी मानी पुस्तक के अध्याय 13 पर, जिसका शीर्षक है द लेटर वैदिक फेज, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये चैप्टर इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ये अर्ली वैदिक पीरियड मतलब ऋग्वैदिक काल और बाद में आने वाले महाजनपदों के उदय के बीच की एक अहम कड़ी है। इसी दौर में हमें उन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलावों की जड़ें मिलती हैं जिन्होंने आगे चलकर भारतीय सभ्यता को आकार दिया। ये एक ट्रांजिशन का फेज है। तो श्रोताओं का आज इस चर्चा से क्या उम्मीद करनी चाहिए? हम इस दौर यानी मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच के समय की पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विस्तार से। मतलब एक गहन पड़ताल, है ना? हाँ, एक इन डेप्थ डिस्कशन। हम यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से जरूरी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस पर फोकस करेंगे, जैसे लोहे की भूमिका, खेती का विकास कैसे हुआ, नए राज्यों का उदय, वर्ण व्यवस्था कैसे और मजबूत हुई और कैसे नए दार्शनिक विचार सामने आए। और हमें सब विस्तार से करेंगे, हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के बाद उत्तर वैदिक काल की एक क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर दिमाग में बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस काल में विस्तार की, एक्सपेंशन की। ये आर्य लोग कहाँ से कहाँ तक फैले और हमें सबकी जानकारी मिलती कहाँ से है? देखिए, इस काल की जानकारी के हमारे पास दो तरह के स्रोत हैं। एक तो हैं साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो वैदिक ग्रंथ जो ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर इनके बाद आए ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में बताएं। सामवेद क्या है? सामवेद में मूलतः ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें गाने योग्य संगीतमय रूप दिया गया है, यज्ञों में गाने के लिए। और यजुर्वेद? यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम, विधि विधान दिए गए हैं। इसमें सिर्फ भजन या मंत्र ही नहीं, बल्कि गद्य मतलब प्रोज भी है, जो यज्ञ की प्रक्रियाओं को समझाता है। अथर्ववेद तो शायद थोड़ा अलग है ना? हाँ, अथर्ववेद काफी अलग है। उसमें जादू टोना, बीमारियों और बुराइयों को दूर करने के मंत्र हैं। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें गैर आर्यों की प्रथाओं और विश्वासों की झलक भी मिलती है। ये दिखाता है कि आर्य और गैर आर्य संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान हो रहा था। और ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के बाद रचे गए। ये बेसिकली संहिताओं की टीकाएं या कमेंट्रीज हैं। इनमें यज्ञों और कर्मकांडों की बहुत विस्तृत व्याख्या मिलती है, साथ ही उनके सामाजिक और धार्मिक अर्थ भी समझाए गए हैं। ये उस समय के समाज और सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये तो हुए साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में क्या? आर्कियोलॉजी के लिहाज से इस दौर की पहचान जुड़ी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से, यानी पेंटेड ग्रेवेयर, शॉर्ट में पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, ये क्या है खास? हाँ, पीजीडब्ल्यू ये एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन हैं, ग्रे कलर के, अच्छी क्वालिटी के, पतले, और इन पर काले रंग से सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न या डॉट्स वगैरह बने होते हैं। आमतौर पर कटोरे और थालियां मिलती हैं। और ये कहाँ मिले हैं? लगभग 700 ऐसी बस्तियों का पता चला है जहां ये पीजीडब्ल्यू बर्तन मिले हैं। ये बस्तियां खासकर ऊपरी गंगा घाटी मतलब वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं। इनका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का ही है। तो इन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को मिलाकर हम उस समय की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, इन दोनों तरह के स्रोतों, वैदिक ग्रंथ और पीजीडब्ल्यू साइट्स को मिलाकर हमें पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उस समय के जीवन की एक काफी अच्छी तस्वीर मिलती है। अब बात करते हैं आर्यों के विस्तार की। ऋग्वैदिक काल में वो सप्त सैंधव प्रदेश में थे, पंजाब के पास। उत्तर वैदिक काल में वो कहाँ फैले? हाँ, इस काल में आर्यों का मुख्य फैलाव हुआ पंजाब से पूर्व की ओर, गंगा यमुना दोआब की तरफ। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। कोई खास कबीले थे जो इस विस्तार में आगे थे? हाँ, दो बड़े कबीले थे, भरत और पुरु। ये पहले आपस में लड़ते थे, जैसा ऋग्वेद में जिक्र है, लेकिन बाद में ये मिल गए और इन्होंने मिलकर कुरु वंश बनाया। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच के इलाके में बसे थे।
बाद में इन्होंने दिल्ली और ऊपरी दोआब के इलाके, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और पांचाल, उनका भी नाम आता है। बिल्कुल, पंचाल एक और महत्वपूर्ण समूह था। इनका नियंत्रण मध्य दोआब यानी आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले इलाके पर था। कुरु और पांचाल ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया। ये उस समय की सुपर पावर्स थी, कह सकते हैं। कुरुओं की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो आज मेरठ जिले में है। और महाभारत का युद्ध, उसका क्या कनेक्शन है? माना जाता है कि महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध, जो कुरु वंश के ही दो गुटों कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, वो लगभग 950 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और इस युद्ध के बाद कुरु वंश का प्रभाव काफी कम हो गया, उनका पतन शुरू हो गया। हस्तिनापुर की खुदाई में क्या मिला है? क्या वो महाभारत के भव्य वर्णन से मेल खाता है? नहीं, हस्तिनापुर की खुदाई हुई है और वहां जो बसावट मिली है वो लगभग 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच की है। लेकिन वो काफी साधारण बस्तियां हैं। कच्ची मिट्टी के घर मिले हैं, कोई बहुत भव्य महल या किलेबंदी नहीं मिली है, जैसा महाभारत में वर्णन है। तो फिर? ऐसा लगता है कि शायद बाद में बाढ़ आई, जिससे हस्तिनापुर उजड़ गया और फिर कुरु लोग यहाँ से हटकर इलाहाबाद के पास कौशाम्बी चले गए। ये थियरी है। ये तो हुआ गंगा यमुना दोआब तक का विस्तार। क्या आर्य इससे भी पूर्व में गए? हाँ, बिल्कुल। लगभग 500 ईसा पूर्व तक वैदिक लोगों का फैलाव दोआब से और पूर्व की ओर, पूर्वी यूपी यानी कौशल प्रदेश और उत्तरी बिहार यानी विदेह तक हो गया था। कौशल और विदेह, ये नाम भी जाने पहचाने हैं। हाँ, इनका जिक्र बाद के वैदिक साहित्य में खूब मिलता है। राम की कहानी इन्हीं इलाकों से जुड़ी है। कौशल अयोध्या और विदेह मिथिला, जनक की भूमि। जब ये लोग पूर्व की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या वहां पहले से कोई और लोग रहते थे? उनसे कोई टकराव हुआ? हाँ, बिल्कुल। जब ये पूर्वी यूपी और बिहार पहुंचे तो वहां इनका सामना उन लोगों से हुआ जो तांबे के औजार इस्तेमाल करते थे और काले और लाल रंग के बर्तन बनाते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। और पश्चिमी यूपी में? पश्चिमी यूपी में शायद इनका संघर्ष उन लोगों से हुआ जो गेरुए रंग के बर्तन, ओकरे कलर्ड पॉटरी वसीपी बनाते थे और जिनके पास तांबे के औजारों के बड़े भंडार मिले हैं। क्या वैदिक ग्रंथों में इन विरोधियों का कोई जिक्र है? हाँ, बाद के वैदिक ग्रंथों में जो गंगा घाटी में संकलित हुए, उनमें कुछ ऐसे समूहों का जिक्र मिलता है जो शायद मुंडा भाषाएं बोलते थे। संभवतः यही स्थानीय लोग थे जिनसे आर्यों का संघर्ष हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इन वैदिक लोगों की सफलता का राज क्या था? ये कैसे फैलते गए? दो मुख्य कारण माने जाते हैं। एक, उनके पास शायद बेहतर हथियार थे, खासकर लोहे के हथियार, और दूसरा, उनके पास घोड़े थे जिनसे खींचे जाने वाले रथ उन्हें युद्ध में तेजी और बढ़त देते थे। तो अब बात करते हैं लोहे की। आपने कहा कि ये उनकी सफलता का एक कारण था। लोहे का इस्तेमाल कब और कैसे शुरू हुआ इस दौर में? हाँ, लोहे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोहा कोई एकदम नई चीज नहीं थी। उल्कापिंड वाले लोहे के बारे में तो प्राचीन मिस्र में 3000 ईसा पूर्व में भी पता था। उसे वो स्वर्ग से आया काला तांबा कहते थे। लेकिन अयस्क से लोहा निकालना, वो कब शुरू हुआ? अयस्क से लोहा गलाकर निकालने यानी स्मेल्टिंग, ये मेसोपोटामिया में शायद 5000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। लेकिन शुद्ध लोहा बनाने की तकनीक 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व में अनातोलिया, आज का तुर्की में विकसित हुई। फिर भी 1200 ईसा पूर्व तक लोहा पश्चिमी एशिया में एक कीमती धातु ही माना जाता था, जिसका इस्तेमाल मुख्यतः शासक वर्ग ही करता था। और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का क्या सीन था? हड़प्पा से कोई कनेक्शन? कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के लोथल जैसे स्थलों से मिली कुछ चीजों को लोहे का बताया जाता है, पर वो शायद है नहीं, वो शायद तांबे की ही वस्तुएं हैं। शुद्ध लोहे की अपनी अलग पहचान होती है। तो फिर भारत में लोहे के शुरुआती प्रमाण कब और कहाँ मिलते हैं? कुछ जगहों पर, जैसे राजस्थान और कर्नाटक में, ताम्रपाषाण युग के बिल्कुल आखिर में यानी 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शुद्ध लोहे के इस्तेमाल के कुछ प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित हैं। ज्यादातर प्रमाण कब से मिलने लगते हैं? जो ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रमाण हैं वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से मिलने शुरू होते हैं। पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में कब्रों में मृतकों के साथ लोहे के औजार दफनाने का रिवाज शुरू हुआ। बलूचिस्तान में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और भारत के अंदर? लगभग इसी समय यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास पूर्वी पंजाब, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोहे का इस्तेमाल शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं। किस तरह के औजार मिले हैं खुदाई में? खुदाई में ज्यादातर लोहे के हथियार मिले हैं, जैसे तीर की नोकें और भालों की नोकें।
इनका इस्तेमाल खासकर 800 ईसा पूर्व के बाद काफी बढ़ गया लगता है। तो क्या इन हथियारों ने आर्यों के विस्तार में मदद की? हाँ, ऐसी संभावना है। इन लोहे के हथियारों से वैदिक लोगों को ऊपरी दोआब में अपने विरोधियों पर शायद बढ़त मिली होगी, जिससे वो आगे बढ़ पाएं। जंगल साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ियों का कितना रोल था? गंगा घाटी तो बहुत घनी जंगलों वाली रही होगी। ये एक बहस का मुद्दा है। संभव है कि लोहे की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल जंगल साफ करने में हुआ हो, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊपरी गंगा घाटी के जंगल शायद उतने घने नहीं थे। वहां बारिश 35-65 सीएमई होती है, जिन्हें शायद जलाकर भी साफ किया जा सकता था। हाँ, पूर्वी यूपी और बिहार के ज्यादा घने जंगलों को साफ करने में शायद लोहे की कुल्हाड़ी ज्यादा जरूरी रही होगी, लेकिन वहां लोहे का ज्ञान और इस्तेमाल थोड़ा बाद में पहुंचा, शायद 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। क्या वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए कोई खास शब्द इस्तेमाल हुआ है? हाँ, हुआ है। बाद के वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द मिलता है। श्याम अयस या कृष्ण अयस मतलब काला धातु। अच्छा, तो लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ खासकर हथियारों में। अब बात करते हैं कृषि की। क्या ये उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन गई थी? हाँ, बिल्कुल। हालांकि हमें खुदाई में लोहे के बने कृषि उपकरण जैसे हल के फाल वगैरह बहुत कम मिले हैं, फिर भी साहित्यिक स्रोतों से ये साफ है कि कृषि अब लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन चुकी थी। प्राइमरी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। हल का प्रयोग होता था? हाँ, हल का प्रयोग होता था, लेकिन वो शायद लकड़ी के फाल वाला हल था, क्योंकि ऊपरी गंगा मैदान की मिट्टी काफी हल्की और भुरभुरी है, जिसके लिए लकड़ी का फाल भी काफी था। और हल चलाने के लिए बैल बहुत महत्वपूर्ण थे। शायद इसीलिए इस दौर के यज्ञों में पशु बलि, खासकर बैलों की बलि पर कोई रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि खेती के लिए उनकी जरूरत थी। वैदिक ग्रंथों में हल जोतने को लेकर क्या कहा गया है? ग्रंथों में तो काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन मिलता है। कहीं 6, कहीं 8, कहीं 12, यहाँ तक कि 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का जिक्र है। ये शायद अतिशोक्ति हो, लेकिन ये दिखाता है कि खेती को कितना महत्व दिया जा रहा था। क्या किसी खास ग्रंथ में हल चलाने की विधि का वर्णन है? हाँ, शतपथ ब्राह्मण इस ग्रंथ में हल जोतने की पूरी प्रक्रिया, उससे जुड़े कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन है। क्या राजा और राजकुमार भी खेती करते थे? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ऐसा लगता है। विदेही के राजा जनक का हल चलाते हुए वर्णन मिलता है। सीता उन्हीं से मिली थी। कृष्ण के भाई बलराम का एक नाम हलदर है। यहाँ तक कि बोधगया से मिली एक मूर्ति में गौतम बुद्ध को भी बैलों से हल चलाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब शुरुआत में हल चलाना निम्न काम नहीं माना जाता था। हाँ, ऐसा लगता है। शुरुआत में शायद उच्च वर्ण के लोग भी खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये काम मुख्य रूप से शूद्रों और दासों को सौंप दिया गया। इस दौर की मुख्य फसलें कौन सी थीं? जो तो पहले से उगाया ही जा रहा था, लेकिन अब गेहूं और चावल मुख्य फसलें बन गईं। स्टेपल फूड। चावल का जिक्र है ग्रंथों में? हाँ, चावल के लिए वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द आता है। व्रीहि, हाँ, इसका जिक्र है। और आर्कियोलॉजिकली भी हस्तिनापुर और एटा जिले में अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों पर 8वीं सदी ईसा पूर्व के चावल के अवशेष मिले हैं। यज्ञों में कौन सी फसल ज्यादा इस्तेमाल होती थी? यज्ञों में चावल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन गेहूं का जिक्र कम है। इसके अलावा दालें भी उगाई जाती थी। तो इस कृषि विस्तार का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा? सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जीवन में स्थायित्व आया। लोग एक जगह टिककर रहने लगे। खाना बदोश जीवन पीछे छूटने लगा। ठीक है, तो कृषि मुख्य आधार बन गई। अच्छा, इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का क्या सीन था? क्या शिल्पों में भी विकास हुआ? हाँ, इस दौर में कई तरह के शिल्पों का उदय और विकास हुआ। वैदिक ग्रंथों में लोहार, स्मिथ और धातु गलाने वाले स्मेल्टर का जिक्र मिलता है, जो जाहिर है लोहे के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ा है। लोहे के अलावा और कौन सी धातु इस्तेमाल होती थी? तांबा तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था, लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले भी। पश्चिमी यूपी और बिहार में तो 1000 ईसा पूर्व से भी पहले की ताम्र निधियां मिली हैं, जिसमें तांबे के ढेर सारे औजार और हथियार हैं। शायद राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा आता रहा होगा। पीजीडब्ल्यू साइट से भी तांबे की बनी चीजें मिली हैं, शिकार और युद्ध के हथियार, गहने वगैरह। और कौन से शिल्प थे? बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता था, और ये काम मुख्यतः महिलाएं करती थी। चमड़े का काम, लेदर वर्क, मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी, और बढ़ईगिरी, कारपेंट्री में भी काफी प्रगति हुई। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो पीजीडब्ल्यू के अलावा और कौन से प्रकार थे? इस काल में हमें मुख्य रूप से 4 तरह के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो काला और लाल मृदभांड, जो पहले से चला आ रहा था। दूसरा काला लेपित मृदभांड, जिसकी सतह काली और चमकीली होती थी। तीसरा, जिसका हमने जिक्र किया, चित्रित धूसर मृदभांड।
पीजीडब्ल्यू ये सबसे खास था, लगभग पूरे पश्चिमी यूपी में पाया गया। इसके कटोले और थालियां शायद अनुष्ठानों में या खाने के लिए इस्तेमाल होते थे, और संभवतः ये समाज के उभरते हुए उच्च वर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। और चौथा, लाल मृद भांड। ये सबसे आम था और शायद रोजमर्रा के कामों में ज्यादा इस्तेमाल होता था। क्या कांच की चीजें भी मिली हैं? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। कुछ पीजीडब्ल्यू लेयर से कांच के टुकड़े और चूड़ियां मिली हैं। ये दिखाता है कि कांच बनाने की तकनीक आ गई थी और शायद कुछ लोग इन्हें विलासिता की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल करते थे। जौहरियों का जिक्र है ग्रंथों में? हाँ, वैदिक ग्रंथों में जौहरियों का भी उल्लेख है, जो सोने चांदी के गहने बनाते होंगे। तो कुल मिलाकर ग्रंथ और खुदाई दोनों ही इशारा करते हैं कि इस दौर में शिल्प काफी विविध हो गए थे और समाज में एक ऐसा वर्ग भी उभर रहा था जो इन चीजों का उपभोग कर सके। बिल्कुल, ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हुई इकोनॉमी और सोसाइटी की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं बस्तियों पर। कृषि और शिल्पों के विकास ने लोगों के रहने के ढंग को कैसे बदला? क्या अब स्थायी बस्तियां बनने लगी थीं? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले कहा, कृषि और विविध शिल्पों ने स्थायी जीवन को संभव बनाया। लोग अब एक जगह टिक कर रहने लगे थे। और इसी से जनपद का कॉन्सेप्ट आया। सही। ऋग्वेद सहित चारों वेदों में जन शब्द का जिक्र तो बार बार आता है, जिसका मतलब होता है कबीला या लोग। लेकिन जनपद शब्द, जिसका मतलब होता है एक क्षेत्र, एक टेरिटोरी या राज्य जहां लोग बसते हैं, इसका जिक्र 800 ईसा पूर्व से पहले के वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता। ये उत्तर वैदिक काल की ही देन है। जन ने जहां पैर रखे वो जनपद बन गया। और इन स्थायी बस्तियों के पुरातात्विक प्रमाण क्या हैं? यही पीजीडब्ल्यू स्थल, पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स, ये उत्तर वैदिक काल की बस्तियों के सबसे पुख्ता प्रमाण हैं। ये कहाँ-कहाँ फैली हुई थीं? इनका फैलाव काफी बड़ा था। पश्चिमी यूपी और दिल्ली, जो कुरु पांचाल का मुख्य क्षेत्र था, वहां तो ये बहुत हैं। इसके अलावा पड़ोसी इलाकों जैसे पंजाब और हरियाणा, जहां मद्र कबीला था, और राजस्थान, जहां मत्स्य कबीला था, में भी ये बस्तियां मिली हैं। कितनी बस्तियां मिली हैं अब तक? लगभग 700 ऐसी पीजीडब्ल्यू साइट्स का पता चला है। ज्यादातर ऊपरी गंगा घाटी में ही हैं। हालांकि इनमें से बहुत कम जगहों की ही खुदाई हो पाई है, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, नोह वगैरह। इन बस्तियों की खुदाई से क्या पता चलता है? ये कितनी पुरानी थीं? इन साइट्स पर जो कल्चरल डिपॉजिट मिला है, मतलब बसावट की जो परतें मिली हैं, उनकी मोटाई आमतौर पर 1 से 3 मीटर है। इससे अंदाजा लगता है कि ये बस्तियां शायद 1 से 3 शताब्दियों तक आबाद रहीं। क्या ये पुरानी हड़प्पा बस्तियों के ऊपर बसी थीं? ज्यादातर मामलों में नहीं। ये काफी हद तक नई बस्तियां थीं, जिनके नीचे तुरंत कोई पुरानी बसावट नहीं मिलती। यहाँ लोग रहते कैसे थे? घरों का स्ट्रक्चर कैसा था? खुदाई में ज्यादातर कच्ची मिट्टी की ईंटों के घर, मड ब्रिक हाउसेज, या फिर बांस बल्ली और मिट्टी के लेप से बने घर, वाटल एंड डॉब हाउसेज मिले हैं। कोई बहुत पक्के या आलीशान स्ट्रक्चर नहीं है। और खाने पीने का? चावल और जौ के जले हुए दाने मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग किसान थे जो एक जगह टिक कर स्थायी जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या ये किसान इतना अनाज उगा पाते थे कि शहरों का विकास हो सके? शायद अभी नहीं। ऐसा लगता है कि किसान अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेते थे और शायद थोड़ा बहुत सरप्लस भी होता था, लेकिन इतना अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन अभी नहीं हो पा रहा था कि वो बड़ी संख्या में गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों जैसे कारीगरों, व्यापारियों, प्रशासकों का भरण पोषण कर सकें। इसलिए शहरों का उदय अभी बहुत धीमा था। क्या नगर शब्द का प्रयोग मिलता है इस काल में? हाँ, बाद के वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन ये शायद शहरों की बहुत ही धुंधली शुरुआत, एक तरह से अर्ली स्टेज का संकेत है। प्रॉपर शहर अभी नहीं बने थे। किन जगहों को हम आद्य शहरी प्रोटो अर्बन स्थल कह सकते हैं? हस्तिनापुर और कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास है, इन्हें हम वैदिक काल के अंत के आद्य शहरी स्थल मान सकते हैं। यहाँ शायद शहरी जीवन की कुछ शुरुआती विशेषताएं दिखने लगी थीं। नए कला और शिल्प के उदय से थोड़ा बहुत वाणिज्य भी शुरू हुआ होगा। तो इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव क्या था सेटलमेंट पैटर्न में? सबसे बड़ा बदलाव यही था कि जो पहले का पशुचारण और अर्ध खानाबदोश जीवन था, वो अब पीछे छूट गया। कृषि जीवन का मुख्य आधार बन गई। लोग स्थायी रूप से गंगा के मैदानों में बस गए और किसान अब न सिर्फ अपना पेट भरने लायक बल्कि थोड़ा अतिरिक्त अनाज भी उगाने लगे थे, जिससे वो अपने सरदारों, राजकुमारों और पुरोहितों का खर्च उठा सकें। चलिए अब राजनीतिक संगठन की बात करते हैं।
जब लोग स्थायी रूप से बस गए, जनपद बनने लगे, तो शासन व्यवस्था में क्या बदलाव आए? पुरानी कबीलाई सभाओं का क्या हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का क्षेत्र है। जो पुरानी ऋग्वेदिक काल की कबीलाई सभाएं थीं, जैसे विदत, वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गई। लेकिन इनका महत्व और चरित्र दोनों बदल गया। कैसे? अब इन सभाओं पर आम कबीलाई लोगों का नियंत्रण नहीं रहा। अब इन पर बड़े सरदारों, चीफ्स और धनी अभिजात वर्ग, नोबल्स का दबदबा हो गया। एक और बड़ा बदलाव ये आया कि अब महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। सभा में अब योद्धा वर्ग और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया। और राजा की शक्ति? राजा या मुखिया की शक्ति इस दौर में काफी बढ़ी। जैसे जैसे कबीलों ने स्थायी क्षेत्रों पर कब्जा किया और बड़े राज्य बनने लगे, राजा की शक्ति भी बढ़ी। अब उसका प्रभुत्व किसी एक कबीले पर नहीं, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र, टेरिटरी पर माना जाने लगा। तो क्या अब क्षेत्रों के नाम कबीलों के नाम पर पड़ने लगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे पांचाल कबीले ने जिस इलाके पर कब्जा किया, वो पांचाल देश कहलाया। कुरुओं का इलाका, कुरु देश। पहले क्षेत्र का नाम लोगों के नाम पर पड़ा। बाद में ऐसा भी हुआ कि लोगों की पहचान क्षेत्र के नाम से होने लगी। क्या राष्ट्र शब्द इसी समय आया? हाँ, राष्ट्र शब्द, राष्ट्र जो एक निश्चित भूभाग या टेरिटरी को दिखाता है, पहली बार इसी काल के ग्रंथों में प्रकट होता है। और राज्य? राज्य शब्द भी, राज्य जिसका मतलब है शासन करने की शक्ति या संप्रभुता, सॉवरेन पावर, ये कॉन्सेप्ट भी इसी समय उभर कर आया। राजा का चुनाव कैसे होता था? क्या अभी भी चुना जाता था? बाद के वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के कुछ निशान मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कबीले के लोग मिलकर सबसे योग्य व्यक्ति को, जिसके शारीरिक और अन्य गुण सबसे अच्छे हों, उसे चुनते थे। जो कबीलाई मुखिया बस्तियों को बसाने में अगुवाई करता था, युद्ध में वीरता दिखाता था, उसे लोग अपना प्रमुख चुन लेते थे। शायद ये पद राजा के साथ चुनाव का मामला था। राजा को अपनी प्रजा से क्या मिलता था? शुरुआत में राजा को अपने रिश्तेदारों या आम लोगों, जिन्हें विश कहा जाता था, उनसे स्वैच्छिक उपहार मिलते थे। इन उपहारों को बलि कहा जाता था। बलि। ये बलि बाद में भी जारी रही? हाँ, लेकिन इसका रूप बदल गया। धीरे धीरे ये स्वैच्छिक उपहार, वॉलंटरी गिफ्ट्स, अनिवार्य श्रद्धांजलि, कंपल्सरी ट्रिब्यूट्स बन गए। अब इन्हें बलपूर्वक भी वसूला जाने लगा। और राजा का पद, क्या वो वंशानुगत हो गया? राजा ने कोशिश की कि उसे ये उपहार और अन्य विशेषाधिकार मिलते रहें। इसके लिए उसने अपने पद को वंशानुगत बनाने की कोशिश की। आमतौर पर पद सबसे बड़े बेटे को जाता था, लेकिन उत्तराधिकार हमेशा आसान नहीं होता था। जैसे महाभारत में? हाँ, बिल्कुल। महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच का संघर्ष इसी का उदाहरण है। वो युद्ध इतना भयानक था कि उसने पांडवों और कौरवों दोनों ही परिवारों को लगभग खत्म कर दिया। महाभारत यही दिखाता है कि राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, सत्ता के लिए संघर्ष होता था। राजा अपनी शक्ति और प्रभाव को और कैसे बढ़ाता था? अनुष्ठानों और यज्ञों के द्वारा। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया, जो राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। कौन कौन से यज्ञ? जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ माना जाता था कि इसे करने से राजा को सर्वोच्च देवीय शक्ति प्राप्त होती थी। फिर था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध। इसमें राजा एक घोड़ा छोड़ता था, जो 1 साल तक बिना किसी रोक टोक के घूमता था। जिन जिन इलाकों से वो गुजर जाता था, वो राजा के अधीन मान लिए जाते थे। इससे राजा का एक बड़े क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण स्थापित होता था। और एक था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय। ये एक तरह की रथ दौड़ होती थी, जिसमें राजा के रथ को उसके रिश्तेदारों के रथों के खिलाफ जानबूझकर जिताया जाता था। इससे प्रजा पर राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का रौब जमता था। तो इन भव्य अनुष्ठानों से आम लोगों पर राजा का प्रभाव पड़ता होगा? हाँ, बिल्कुल। ये अनुष्ठान लोगों को राजा की बढ़ती हुई शक्ति और ग्लोरी से इम्प्रेस करने के लिए ही किए जाते थे। प्रशासन कैसे चलता था? क्या टैक्स कलेक्शन वगैरह होता था? हाँ, अब नियमित रूप से कर और श्रद्धांजलि वसूले जाने लगे थे। इन्हें जमा करने के लिए एक अधिकारी होता था, जिसका नाम था संग्रहित्रु। संग्रहित्रु। और ये एक तरह से राजा का कोषाध्यक्ष जैसा होता था? राजा की मदद के लिए और कौन से अधिकारी होते थे? महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए राजकुमार होते थे। इसके अलावा प्रशासन में पुरोहित, सेनापति, मुख्य रानी और कुछ अन्य पदाधिकारी भी भूमिका निभाते थे। और निचले स्तर पर
गांव का प्रशासन। निचले स्तर पर प्रशासन संभवतः ग्राम सभाओं द्वारा चलाया जाता था, जिन पर गांव के प्रमुख कुलों के मुखियाओं का नियंत्रण होता था। ये सभाएं स्थानीय मामलों को देखती थीं और शायद छोटे-मोटे झगड़े भी निपटाती थीं। क्या राजा के पास अपनी स्थायी सेना होती थी? नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जब युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो कबीलाई इकाइयों यानी ट्राइबल यूनिट्स को ही इकट्ठा किया जाता था। युद्ध में सफलता के लिए भी अनुष्ठान किए जाते थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि राजा को अभी भी अपने लोगों यानी विश के साथ एक ही थाली में भोजन करना पड़ता था। ये शायद पुराने कबीलाई जुड़ाव का अवशेष था। चलिए अब समाज की बात करते हैं। राजनीतिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक संगठन में क्या परिवर्तन आए? वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े और दूरगामी बदलाव हुए। जैसे जैसे आर्य लोग गंगा घाटी में फैले और स्थानीय लोगों से उनका संपर्क बढ़ा, जिसे हम आर्यीकरण कह सकते हैं, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ा। और वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल के अंत में उभरनी शुरू हुई थी, वो अब और ज्यादा स्पष्ट और कठोर हो गई। बाद के वैदिक ग्रंथों में समाज का 4 वर्णों में विभाजन बिल्कुल साफ दिखता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये वैदिक आर्य ही थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें गैर आर्य तत्वों ने भी भूमिका निभाई होगी, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ भारत में ही इतनी विकसित हुई, आर्यों के बाहर के समाजों में नहीं। इन 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण यानी पुरोहित वर्ग। इस काल में उनका महत्व और प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले पुरोहितों के भी कई वर्ग होते थे, शायद 16 तक, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण इन सब पर हावी हो गए और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बन गए। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या था? उनका मुख्य काम था यज्ञ और अनुष्ठान करना, अपने यजमानों और खुद के लिए प्रार्थना करना, कृषि से जुड़े त्योहारों पर पूजा पाठ करना। वो युद्ध और शांति में अपने राजा की सफलता के लिए भी प्रार्थना करते थे। बदले में राजा उनकी रक्षा करने और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाने का वचन देता था। क्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कभी टकराव होता था? हाँ, कभी-कभी ब्राह्मण और राजन्य यानी योद्धा अभिजात वर्ग या क्षत्रिय के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष होता था। लेकिन जब भी इन दोनों उच्च वर्णों को निचले वर्णों, खासकर वैश्यों और शूद्रों से निपटना होता था, तो ये अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते थे। बाद के वैदिक काल के अंत में तो इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि समाज पर शासन करने के लिए इन दोनों उच्च वर्णों को सहयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं वैश्यों की। ये कौन लोग थे और समाज में इनका क्या स्थान था? वैश्य मूलतः आम लोग थे। विश शब्द से ही वैश्य बना है। इनका मुख्य काम था उत्पादन से जुड़े कार्य करना, जैसे खेती, पशुपालन। कुछ लोग कारीगरी भी करते थे। बाद के वैदिक काल के अंत तक आते आते ये व्यापार में भी शामिल होने लगे। क्या टैक्स यही लोग देते थे? हाँ, ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से वैश्य ही करदाता थे, ट्रिब्यूट पेयर्स थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण काफी हद तक वैश्यों से मिलने वाली श्रद्धांजलि पर ही निर्भर थे, उसी पर जीते थे। क्या कबीले के आम सदस्यों को करदाता बनाना आसान था? नहीं, ये प्रक्रिया लंबी और शायद मुश्किल रही होगी। कुछ वैदिक अनुष्ठान तो ऐसे भी बताए गए हैं जिनका मकसद राजा, विषपति या वैश्यपति या उसके करीबी रिश्तेदारों, राजन्य के अधीन विद्रोही तत्वों को दबाना था। इसमें पुरोहित मदद करते थे, जो आम लोगों या वैश्यों की कीमत पर खुद फलते फूलते थे। और चौथा वर्ण शूद्र? उनकी क्या स्थिति थी? शूद्रों की स्थिति सबसे नीचे थी। पहले 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ये तीनों उपनयन संस्कार के हकदार थे। उपनयन यानी जनेऊ धारण करना। उपनयन संस्कार का क्या महत्व था? उपनयन संस्कार से ही वेदों की शिक्षा की शुरुआत मानी जाती थी। लेकिन चौथे वर्ण यानी शूद्रों को इस उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया था। और क्या पाबंदियां थी उन पर? वो गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकते थे। गायत्री मंत्र एक पवित्र वैदिक मंत्र माना जाता था, जिसे शूद्रों द्वारा पढ़ा जाना वर्जित था। इस तरह उन्हें प्रभावी रूप से वैदिक शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया। तो शूद्रों पर ये निर्योग्यताएं थोपना कब शुरू हुआ? शूद्रों पर इन क्षमताओं, डिसेबिलिटीज का थोपा जाना और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना, ये सब उत्तर वैदिक काल के अंत में ही शुरू हुआ। क्या किसी ग्रंथ में इन वर्णों की स्थिति का स्पष्ट वर्णन है? हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण
ये बाद के वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण को ऐसा बताया गया है जो आजीविका की तलाश में रहता है और उपहार स्वीकार करता है। वैश्य को कर देने वाला, ट्रिब्यूट पेइंग कहा गया है, और ये भी कि उसे इच्छानुसार पीटा और दबाया जा सकता है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति शूद्र की बताई गई है। उसे अन्य का सेवक, सर्वेंट ऑफ अनदर कहा गया है, जिसे दूसरों की मर्जी पर काम करना है और जिसे जब चाहे पीटा जा सकता है। तो ये विभाजन बहुत स्पष्ट था। जिनमें शूद्र भी भाग लेते थे। शायद ये पुराने आर्य समुदाय के कुछ बचे हुए रिवाज थे। एक और बात, कारीगरों के कुछ वर्ग थे, जैसे रथकार। रथकार यानी रथ बनाने वाले। उन्हें समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था और वो उपनयन संस्कार के भी हकदार थे। तो कह सकते हैं कि वर्ण भेद थे, लेकिन शायद उतने कठोर और अनम्य नहीं हुए थे जितने बाद के सूत्रों और स्मृतियों के समय में हो गए। परिवार के अंदर क्या बदलाव आए? परिवार में पिता की शक्ति बढ़ी। वो अपने बेटे को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवारों में ज्येष्ठाधिकार यानी सबसे बड़े बेटे को गद्दी मिलना, प्राइमोजेनिचर, ये नियम मजबूत हो रहा था। पुरुष पूर्वजों की पूजा का महत्व भी बढ़ा। महिलाओं की स्थिति? सामान्य तौर पर महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाने लगा और उनका दर्जा कुछ कम हुआ। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। कुछ महिलाएं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। कुछ रानियां भी राज्याभिषेक जैसे अनुष्ठानों में शामिल होती थीं। गोत्र व्यवस्था कब शुरू हुई? गोत्र की संस्था, गोत्र, ये भी उत्तर वैदिक काल में ही सामने आई। इसका शाब्दिक अर्थ है गाय का बाड़ा, या वो जगह जहां पूरे कबीले के मवेशी एक साथ रखे जाते थे। लेकिन बाद में इसका मतलब बदल गया। हाँ, समय के साथ इसका मतलब हो गया एक ही मूल पुरुष पूर्वज से उत्पन्न होने वाला वंश। और इसी के साथ गोत्र बहिर्विवाह, गोत्रा एक्सोगैमी का नियम शुरू हुआ। मतलब एक ही गोत्र या वंश के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये नियम आज भी हिंदू समाज में काफी हद तक माना जाता है। और आश्रम व्यवस्था, जीवन के 4 चरण? आश्रम व्यवस्था यानी जीवन के 4 चरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में उभरा, लेकिन ये अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। कौन से आश्रम ज्यादा प्रचलित थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों में चारों आश्रमों का जिक्र तो मिलता है। ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, गृहस्थ, हाउस होल्डर, वानप्रस्थ है, हर्मिट जो जंगल में चला जाए, और सन्यासी, एसेटिक, जो पूरी तरह संसार त्याग दे। लेकिन इनमें से पहले 3 ही ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। चौथा चरण यानी सन्यास अभी उतना स्थापित या ज्ञात नहीं था। ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम ही था जिसका पालन सभी वर्णों के लोग सामान्य रूप से करते थे। ठीक है, अब आते हैं धर्म और दर्शन पर। देवताओं, पूजा पाठ और विचारों में क्या बदलाव आए इस काल में? धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा हमने बात की, ऊपरी गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था और यहाँ ब्राह्मणवादी प्रभाव काफी ज्यादा था। लगभग सारा उत्तर वैदिक साहित्य इसी क्षेत्र में संकलित हुआ लगता है। देवताओं में क्या बदलाव आया? क्या ऋग्वेद वाले देवता ही प्रमुख रहे? नहीं, यहाँ बदलाव आया। ऋग्वेद के 2 सबसे प्रमुख देवता थे, इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता, और अग्नि, अग्नि के देवता। इंद्र और अग्नि उत्तर वैदिक काल में इनका पहले जैसा महत्व नहीं रहा। तो फिर कौन से देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? प्रजापति, प्रजापति जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया, उन्होंने देवमंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के कुछ छोटे देवता अब ज्यादा प्रमुख हो गए, जैसे रुद्र जो पहले शायद विनाश से जुड़े थे, अब पशुओं के देवता के रूप में महत्वपूर्ण हो गए, बाद में शिव के रूप में विकसित हुए। और विष्णु, जिन्हें अब लोगों का पालक और रक्षक माना जाने लगा। विष्णु पहले ऋग्वेद में एक छोटे देवता थे। क्या मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी? कुछ वस्तुओं को दिव्यता का प्रतीक मानकर पूजा जाने लगा था। कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा के हल्के फुल्के लक्षण उत्तर वैदिक काल के अंत में दिखने लगते हैं। प्रॉपर मूर्ति पूजा बाद में विकसित हुई। क्या वर्णों के आधार पर भी देवताओं का विभाजन हुआ? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। जैसे जैसे समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र में बटा, कुछ सामाजिक वर्गों ने अपने अलग देवता भी बना लिए, जैसे पूषण। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं की देखभाल करने वाले देवता माने जाते थे और तब पशुपालन मुख्य पेशा था, उन्हें अब शूद्रों का देवता माना जाने लगा। पूजा के तरीके में क्या बदलाव आया? क्या लोग अब भी उन्हीं चीजों के लिए पूजा करते थे? हाँ, लोग पूजा तो उन्हीं भौतिक कारणों से करते थे, जैसे संतान, पशु, अन्न, स्वास्थ्य, विजय। लेकिन पूजा के तरीके में काफी बदलाव आ गया।
प्रार्थनाएं तो अभी भी होती थी, लेकिन अब वो देवताओं को खुश करने का मुख्य तरीका नहीं रही। तो फिर मुख्य तरीका क्या बन गया? बलिदान यानी यज्ञ, सैक्रिफाइसेस। यज्ञों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये यज्ञ सार्वजनिक भी होते थे और घरेलू भी। सार्वजनिक और घरेलू यज्ञों में क्या फर्क था? सार्वजनिक यज्ञ बड़े पैमाने पर होते थे, जिनमें राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जैसे राजसूई, अश्वमेध। जबकि निजी या घरेलू यज्ञ व्यक्ति अपने घरों में करते थे। हर गृहस्थ से उम्मीद की जाती थी कि वो नियमित रूप से पंच महायज्ञ करें, अग्नि में आहुति दे। इन यज्ञों में क्या होता था? इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, खासकर पशुधन जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े की बलि होती थी। इससे पशुधन का काफी नुकसान भी होता था। अतिथि को तो गोघन तक कहा जाता था। गोघन यानी वो व्यक्ति जिसके सम्मान में गाय मारी जाए। इन यज्ञों को सफल कौन बनाता था? यज्ञों के साथ जुड़े होते थे मंत्र और सूत्र, फॉर्मूला, जिन्हें यज्ञ करने वाले को यानी यजमान को बहुत सावधानी से बोलना होता था। यजमान। लेकिन यज्ञ की सफलता काफी हद तक पुरोहित पर निर्भर करती थी, जो इन मंत्रों का सही उच्चारण करता था। माना जाता था कि इन शब्दों में जादुई शक्ति होती है। क्या ये सारे यज्ञ और कर्मकांड वैदिक आर्यों ने खुद ही इजाद किए थे? कुछ अनुष्ठान तो शायद पुराने इंडो यूरोपियन चले आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे कर्मकांड और मंत्र भारतीय धरती पर ही विकसित हुए लगते हैं। और इन सूत्रों और यज्ञों का आविष्कार, उनको अपनाना और उनका विस्तार करना, ये सब ब्राह्मण पुरोहितों ने किया। उन्होंने इस ज्ञान और विशेषज्ञता पर अपना एकाधिकार बना लिया। उन्होंने नए नए कर्मकांड इजाद किए, जिनमें से कुछ शायद गैर आर्यों से भी अपनाए गए थे। इन कर्मकांडों को इतना बढ़ाने का कारण क्या था? कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आर्थिक पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता। पुरोहितों को यज्ञ करवाने के बदले में भारी दक्षिणा मिलती थी। ग्रंथों में जिक्र है कि राजसूय यज्ञ में पुरोहित को 2,40,000 गायें तक दक्षिणा में दी जाती थी। 2,40,000 गायें? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन ये पुरोहितों की इच्छा को दिखाता है। गायों के अलावा सोना, कपड़े, घोड़े भी दान में दिए जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने भी वैदिक काल के इन रूढ़िवादी और गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। क्या जमीन भी दान में दी जाती थी? कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में जमीन, टेरिटरी पर भी दावा करते थे। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब कुछ पुरोहित को दे देना चाहिए। अगर सब कुछ पुरोहित को दे दिया तो राजा के पास क्या बचेगा? एग्जैक्टली। तो ये शायद असलियत नहीं, बल्कि पुरोहितों की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हड़पने की इच्छा को दिखाता है। वास्तव में उत्तर वैदिक काल में भूमि का बड़े पैमाने पर दान पुरोहितों को शायद नहीं होता था। कुछ ग्रंथों में जमीन को दान करने से मना ही का भी जिक्र है। तो ये जो पुरोहितों का दबदबा बढ़ रहा था, कर्मकांड इतने जटिल होते जा रहे थे, क्या इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? बिल्कुल हुई। वैदिक काल के अंत तक आते आते, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, इन पुरोहितों के प्रभुत्व, जटिल कर्मकांडों और यज्ञों में होने वाली हिंसा के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया, रिएक्शन पैदा हुई। ये प्रतिक्रिया कहाँ ज्यादा मजबूत थी? खासकर पांचाल और विदेह के क्षेत्रों में। याद है, ये वही इलाके थे जहां आर्य बाद में पहुंचे थे। इन्हीं इलाकों में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। उपनिषद क्या है? ये यज्ञों से कैसे अलग हैं? उपनिषद मूलतः दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स। इन्होंने यज्ञों और कर्मकांडों की आलोचना की और कहा कि असली चीज बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और सही ज्ञान है। किस तरह का ज्ञान? उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति की आत्मा या आत्मन और परम सत्ता यानी ब्रह्म, इनके बीच के संबंध को समझना ही असली ज्ञान है। मोक्ष मुक्ति इसी ज्ञान से मिलेगी, ना कि यज्ञों से। ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखा गया, जो शायद उस समय के शक्तिशाली राजाओं की तरह ही एक अल्टीमेट अथॉरिटी का प्रतीक था। क्या इस प्रतिक्रिया में सिर्फ ब्राह्मण ही शामिल थे? नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है कि पांचाल और विदेह के कई क्षत्रिय राजकुमारों ने भी इन विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी पुरोहित प्रधान धर्म में सुधार की बात की। उनका जोर आत्मा की स्थिरता, अविनाशिता और अमरता पर था। इस दार्शनिक चिंतन का समाज पर क्या असर पड़ा होगा? आत्मा की अमरता और ब्रह्म के साथ उसके संबंध पर जोर देने से शायद एक उच्च सत्ता के प्रति निष्ठा बढ़ी होगी।
और आत्मा की स्थिरता, चेंजलेसनेस का विचार शायद उस बढ़ती भी राज्य शक्ति, स्टेट पावर के लिए भी सहायक रहा होगा, जो क्षत्रिय राजा के इर्द गिर्द केंद्रित हो रही थी और जिसे स्थायित्व की जरूरत थी। तो इस दौर में और क्या बड़े बदलाव हुए संक्षेप में? संक्षेप में कहें तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों या जनपदों की शुरुआत हुई, जिनका नेतृत्व क्षत्रिय शासक करते थे। युद्ध अब सिर्फ पशुओं के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र पर कब्जे के लिए भी लड़े जाने लगे। प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच इसी काल का माना जाता है। और सामाजिक संरचना? जो प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य रूप से पशुचारण वाला समाज था, वो अब कृषि समाज में बदल रहा था। कबीलाई किसान अब अपने मुखिया या राजा को श्रद्धांजलि देने वाले किसानों में बदल गए। राजा पुरोहितों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करते थे, अक्सर आम लोगों यानी वैश्यों की कीमत पर। शूद्रों को अभी भी सेवा कार्य में लगाया जाता था। कबीलाई समाज टूटकर एक वर्ण आधारित समाज में बदल गया। हालांकि वर्ण भेद अभी उतने कठोर नहीं हुए थे। राज्य व्यवस्था क्या पूरी तरह विकसित हो गई थी? नहीं, अभी नहीं। ब्राह्मणों या क्षत्रियों के समर्थन के बावजूद राजा अभी तक एक परिपक्व राज्य व्यवस्था, एक मैच्योर स्टेट सिस्टम स्थापित नहीं कर सके थे। उनके पास ना तो नियमित कर प्रणाली, रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम थी, और न ही स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी। और पूरी प्रशासनिक संरचना सेना सहित करों पर ही निर्भर करती है। उस समय की कृषि शायद इतनी उन्नत नहीं थी कि वो नियमित करों और एक बड़ी सेना का बोझ उठा सके। ये सब चीजें अगले चरण में महाजनपद काल में विकसित होंगी। बहुत विस्तार से हमने इस संक्रमण काल को समझा। अब अगर हम इस पूरे दौर की मुख्य घटनाओं को एक टाइमलाइन पर देखें तो मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हाँ, एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व काला सागर के पास घोड़े को पालतू बनाया गया। 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लोहे का शुरुआती ज्ञान। 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया, मिस्र में लोहे का प्रयोग। 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध भारत में राजस्थान, कर्नाटक में ताम्रपाषाण युग के अंत में लोहे के कुछ प्रमाण। 1200 ईसा पूर्व पश्चिमी एशिया में शासकों द्वारा लोहे का सीमित उपयोग। 1000 ईसा पूर्व से पहले पश्चिमी यूपी और बिहार में तांबे के औजारों का प्रयोग। लगभग 1000 ईसा पूर्व गांधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोहे का प्रयोग शुरू। 1500 ईसा पूर्व यही है उत्तर वैदिक काल। ऊपरी गंगा बेसिन में उत्तर वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ संकलित हुए। लगभग 700 PGW स्थल बसे। लोगों ने लोहे के हथियार इस्तेमाल किए। चावल और गेहूं मुख्य फसलें बनी। लगभग 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध का अनुमानित समय। 900-500 ईसा पूर्व हस्तिनापुर जैसे आद्य शहरी स्थल। लगभग 800 ईसा पूर्व पश्चिमी यूपी में लोहे का इस्तेमाल आम होने लगा, खासकर हथियार। लगभग 700 ईसा पूर्व पूर्वी यूपी में लोहे के शुरुआती उपकरण मिलने लगे। लगभग 600 ईसा पूर्व पांचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन, कर्मकांडों पर प्रतिक्रिया। लगभग 500 ईसा पूर्व कौशल और विदेह तक वैदिक लोगों का विस्तार। बाद के काल के रेफरेंस देखें तो 2री सदी ईस्वी की मूर्ति में गौतम बुद्ध को हल चलाते दिखाया गया है, और 4ठी सदी ईस्वी तक महाभारत का अंतिम संकलन हुआ। बेहतरीन। ये टाइमलाइन चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने में मदद करती है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें मुख्य बातों को, की टेकअवेज को समेटना हो तो वो क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। पहला, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जिसमें समाज ऋग्वैदिक कबायली जीवन से राज्य आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ा। दूसरा, इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं साम, यजुर, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। साथ ही पुरातात्विक रूप से चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति महत्वपूर्ण है। तीसरा, आर्यों का विस्तार पंजाब से गंगा, यमुना, दोआब और फिर पूर्वी भारत, कौशल, विदेह तक हुआ। कुरु और पांचाल इस दौर की प्रमुख शक्तियां थीं। चौथा, लोहे का प्रयोग, जिसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया। श्याम अयस, कृष्णायस लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 800 ईसा पूर्व तक हथियार बनाने में आम हो गया, जिसने विस्तार में मदद की। पांचवां, कृषि अब जीवन का मुख्य आधार बन गई। गेहूं और चावल, व्रीहि मुख्य फसलें बनी। लकड़ी के हल और बैलों का प्रयोग बढ़ा। शतपथ ब्राह्मण में खेती का जिक्र है। छठा, शिल्प विविध हुए। धातु कर्म, बुनाई,
मिट्टी के बर्तन, PGW विशिष्ट था। स्थायी बस्तियां जनपद विकसित हुईं, लेकिन शहर अभी आद्य शहरी अवस्था में थे। 7वां, राजनीतिक रूप से राजा की शक्ति बढ़ी, क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ा, राष्ट्र शब्द आया। पुरानी सभा और समिति का चरित्र बदला। राजा की प्रतिष्ठा के लिए राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे यज्ञ महत्वपूर्ण हुए। बलि अनिवार्य हुई। संग्रहित्री जैसा अधिकारी आया, पर स्थायी सेना अभी नहीं थी। 8वां, सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सुदृढ़ हुई। ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ा। शूद्रों को कई अधिकारों, उपनयन, गायत्री मंत्र से वंचित किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। गोत्र व्यवस्था, गोत्र और आश्रम पहले 3 मुख्य विकसित हुए। 9वां, धार्मिक रूप से इंद्र और अग्नि का महत्व घटा, प्रजापति प्रमुख देवता बने। रुद्र, विष्णु, पूषण का महत्व बढ़ा। यज्ञ और कर्मकांड, अतिथि के लिए गोघण्य, यज्ञकर्ता यजमान बहुत हावी हो गए, जिससे पुरोहितों का प्रभुत्व बढ़ा। और 10वां, इसी कर्मकांड के प्रभुत्व की प्रतिक्रिया के रूप में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद आए, जिन्होंने कर्मकांडों की आलोचना की और ज्ञान मार्ग पर, खासकर आत्मन और ब्रह्म के ज्ञान पर जोर दिया। कुल मिलाकर ये काल महाजनपदों के उदय और नए धार्मिक आंदोलनों जैसे बौद्ध और जैन धर्म के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने सारे मुख्य बिंदु समेट दिए। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की हमारी गहन पड़ताल, एक डीप एक्सप्लोरेशन। हमने देखा कि कैसे इस दौर के बदलावों ने, चाहे वो लोहे का इस्तेमाल हो, कृषि का विकास हो या फिर नए राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक विचार हों, सब ने मिलकर आने वाले भारतीय इतिहास और सभ्यता की दिशा तय कर दी। बिल्कुल, ये जड़ें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये विस्तृत चर्चा श्रोताओं के लिए, खासकर UPSC अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। इस चर्चा को दोबारा सुने, नोट्स बनाएं। हर तथ्य, हर अवधारणा, हर नाम UPSC परीक्षा के लिए सोने की खान है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे समाज, राजनीति और धर्म के विकास की वो कहानी है जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रासंगिक है। सही कहा। इस काल को समझने से भारतीय समाज की जड़ों को, वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं को, राज्य कैसे विकसित हुआ और हमारे दार्शनिक विचारों की विविधता को समझने में बहुत मदद मिलती है। हाँ, और ये न सिर्फ आपकी GS पेपर 1 और वैकल्पिक विषय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि निबंध, एसे और साक्षात्कार, इंटरव्यू में भी आपको एक गहरी समझ और एक बेहतर पर्सपेक्टिव देगा। ये आपको एक ज्यादा सूचित और जागरूक नागरिक बनने में भी मदद करेगा। निश्चित रूप से। तो अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने साथी UPSC अभ्यर्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस चर्चा का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा, या अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही विस्तृत चर्चाओं से कभी न चूकें। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, जैसे उस दौर में उपनिषदों ने तत्कालीन कर्मकांडों और मान्यताओं पर सवाल उठाए, एक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। क्या आज के दौर में हमें भी अपने आसपास की चीजों, मान्यताओं और व्यवस्थाओं पर उसी तरह गहराई से सोचने और सवाल करने की जरूरत नहीं है? बहुत खूब। इसी विचार के साथ पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।